झारखंड के साहिबगंज और बिहार के मनिहारी के बीच चलने वाले मालवाहक जहाज के कल रात अनियंत्रित हो जाने से इस पर लदे 5 ट्रक गंगा नदी में गिर गए। इस हादसे में 10 लोगों के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। इन लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने घटना की पुष्टि की है। झारखंड विधानसभा में आज साहिबगंज मनिहारी फेरी घाट पर जहाज हादसे के मामले पर हंगामा हुआ। बजट सत्र के अंतिम दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने शोर शराबा किया। भाजपा के विधायक नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष पहुंच गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन दोबारा शुरू होने पर सरकार ने इस मामले में जवाब दिया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और अभी जो प्राप्त जानकारी के मुताबिक जहाज खराब था। वो जहाज का जो है रिपेयरिंग वहां पर हो रहा था। इसी क्रम में जहाज में सवारी भी थे और उसमें कुछ स्टाफ वगैरह भी था। इस क्रम में कुछ लोग डूब गए, लापता है, लेकिन कोई कैजुअलिटी हुआ अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने सूचना के तहत सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से अवैध स्टोन चिप्स को बिहार के मनिहारी में अवैध घाट पर उतारा जाता है। इसी क्रम में यह दर्दनाक घटना हुई है। रात में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है महोदय। रात में जो वेसेज चलते हैं वहाँ साहिबगंज से मनिहारी विधिवत रूप से, जिसमें महोदय 10 से ज्यादा ट्रक उसमें लोड थे, 10 से ज्यादा ट्रक लोड थे महोदय, जिसमें गिट्टी अवैध रूप से गिट्टी लोड था महोदय। वो डूब गया और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है महोदय। ये बहुत ही दुखद है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले साल ही उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज से नहीं, पहले से ही वहां पर इलीगल चलाए जा रहे थे इस प्रकार से, और हमने उस आशय के पत्र 2021 में ही, जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गर्म घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है। और स्थिति यह है, आज भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है जहां पर, वो गर्म घाट से जो इलीगल है वहां से चलाया जा रहा है। भाजपा के विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि रात के अंधेरे में ओवरलोडेड ट्रक किसकी अनुमति से गंगा नदी में परिचालन कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की। आप ही को तो बोलना चाहिए था आनंद जी बात को। आपने दिया था अनुमति, हम तो दोनों खड़ा थे तो हम विरंची जी को दिए। हम तो आपके प्रत्याशा में थे। बोल लीजिए। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम ने भी कहा कि जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई है उस पर अवैध तरीके से पत्थर जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र से पत्थर जाता है। लगातार वह इस बात को सदन में उठाते रहे हैं। आज से ही बोल रहा हूँ, मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि इलीगल तरीके से इतना माइंस का जो चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है महोदय, और इतने लोगों का जान चला गया महोदय। तो ये सरकार को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, संज्ञान ले और तुरंत इसकी जांच करे और कितने लोगों को जान गई है, कहाँ के लोग आए महोदय, और उसको सरकार की तरफ से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री, संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। इधर राज्यसभा में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुई हिंसा के मुद्दे पर कार्यवाही बाधित हुई।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करेंगे और परीक्षा संबंधी उनके तनाव को कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव कम करने के लिए देश विदेश से छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए एक ऑनलाइन स्पर्धा के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को चुना जाएगा। शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं, ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे आज। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1685 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2499 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोविड के 21,530 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 14,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 28 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान राज्य भर में 22 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 76 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,82,55,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। हजारीबाग जिले में आज सीमा सुरक्षा बल की ओर से दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न चुनौतियों से निपटने और राष्ट्र की रक्षा के लिए 44 सप्ताह का कठिन परीक्षण लेने वाले नए आरक्षकों को बधाई दी। रांची स्थित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान में आज से 3 दिवसीय साधारण सभा बैठक शुरू हो गई है। बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने किया। इस बैठक में देश भर के 350 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। तब तक
हमको सभी को मदद करना होगा, प्रयास करना होगा और एक भारतीय मॉडल जो हमने लेकर आगे के हिसाब से जो आवश्यकता रहती है, आप कुछ समाज प्रबोधन, कुछ पर्यावरण के विषय, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी का भाव, इस प्रकार के कुछ समय की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है और समाज के इस प्रकार लोगों को लेकर, इस प्रकार शिक्षाविदों को लेकर हम इसका सफल क्रियान्वयन कैसे आवश्यक है उस दृष्टि से हम सब सहयोग करेंगे। उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा भी आने वाले सत्र में हम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार आर्थिक गतिविधियों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी का सशक्त आधार ग्रामीण महिलाओं को भी बनाया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण में महती भूमिका निभा सकें। इसके लिए जनवरी 2020 से लेकर अब तक राज्य में 82,002 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है। इसके माध्यम से करीब 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। वहीं ग्रामीण परिवारों के विकास के लिए 7,544 ग्राम संगठन एवं 413 संकुल संगठन का गठन किया गया है। सरकार के प्रति भरोसा जताते हुए करीब 90,000 से ज्यादा सामुदायिक कैडर के रूप में ग्रामीण महिलाएं ग्राम विकास में योगदान दे रही हैं। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए सरकार सखी मंडल के माध्यम से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को आज नई दिल्ली में नीति आयोग की ओर से एक समारोह आयोजित कर विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कारों के 5वें संस्करण का आयोजन किया। कार्यक्रम में 75 महिलाओं को सशक्त और समर्थ भारत के प्रति उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए WTI पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि ये पुरस्कार इन महिलाओं के असाधारण कार्यों को रेखांकित करने का माध्यम है। 75 years of India's independence. We couldn't have celebrated it in a better way than honoring the efforts of 75 dynamic women building India. And I salute all of you and thank each and every one of you for sharing your stories with us. पुरस्कार प्राप्त करने वाली नारी शक्ति की प्रतीक उद्यमशील महिलाओं ने कहा कि ये पुरस्कार उनके काम को पहचान दिलाने के साथ जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। मुझे क्लाइमेट चेंज इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है और हमारा कंपनी है स्वच्छा इको सॉल्यूशन। हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, सब मतलब कचरा उठाने का काम करते हैं और बहुत प्राउड करते हैं कि हम वो करते हैं। मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन और बच्चों के लिए काम करने के लिए अवार्ड मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उसकी सराहना हो रही है। हमारा मकसद है कि इंडिया को हेल्थी, वेल और हैप्पी बनाना है ताकि हम लोगों की आदतें बेहतर करें तो हमारा देश का पूरा स्वास्थ्य अच्छा होगा और एक हैप्पी तंदुरुस्त नेशन बन सकता है। ये ई-क्लासोपीडिया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो देशी और विदेशी बच्चों को विभिन्न सब्जेक्टों पर विभिन्न करिकुलम के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है। ये अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं माननीय नरेंद्र मोदी, नीति आयोग और WEP को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। कार्यक्रम में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, DRDO की वैमानिकी प्रणाली के महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष और जानी मानी गायिका इला अरुण जैसी प्रशंसित हस्तियों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। नारी शक्ति की प्रतीक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में महिलाओं के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि नीति आयोग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनको समाज और राष्ट्र के सामने लाने का कार्य भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज।
जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने आज कोडरमा के मेघातरी स्थित करहरिया गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माइका माइंस से जुड़े बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर माइका माइंस के बच्चों ने जर्मन राजदूत के समक्ष स्कूल में पढ़ाई जा रही कविताएं भी उन्हें सुनाई। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांग भी जर्मन राजदूत को बताए और उनके निराकरण की मांग की। इस मौके पर वाल्टर जे लिंडनर ने कहा कि आने वाले समय में माइका माइंस और कोल माइंस से जुड़े बच्चों के उत्थान के लिए जर्मन सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी। To the chief minister and to the governor, and we saw temples and we saw different kind of, that's what I do when I travel around. And this morning we saw a coal mine, the coal mine which is now developed into a more modern coal mine. We talked to the workers there, to the truck drivers, and I wanted to see how the living conditions are. Of course, they are difficult, but the government is doing something. Now, we wanted to come here to an area which is especially known for mica mining, but also other mining, and we wanted to see how the children are doing. Of course, there are. बोकारो जिले में आज उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति श्री की अध्यक्षता में डीएलसीसी और डीएलआरसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में दिसंबर तिमाही के लिए एसीपी के तहत उपलब्धि की समीक्षा की गई। साथ ही सीडी अनुपात के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। Because of lack of awareness कि उनको सेविंग बिहेवियर के बारे में उतना जानकारी नहीं होता है, तो our agenda should be how to make them save more so that they keep their savings and that will be in your banks. और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। जर्मनी के राजदूत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। दुमका जिले के प्रखंड और अंचल कार्यालयों के कामकाज के तरीकों को सहज, सरल और नियमानुकूल बनाए रखने के लिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इन कार्यालयों का क्रमवार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत उपायुक्त ने शिकारीपाड़ा अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। साहिबगंज के ओझा टोली गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। दोनों गहरे पानी में सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए उतरे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण उनका पैर फिसला और गहरे पानी में चले गए। गुमला जिले में आज उपायुक्त सुशांत गौरव ने सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। इस बैठक में समिति के सदस्यों से राय लेने के बाद उपायुक्त श्री गौरव ने कहा कि हम सबकी भावनाओं का कद्र करते हैं और आपसी सामंजस्य और सौहार्द को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में 5 अप्रैल से सिविल कोर्ट में डे के बजाय मॉर्निंग में मुकदमों की सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने पत्र जारी कर सभी जिला अदालतों को जिला जज को ये व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अदालत की कार्यवाही चलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सेवक सागर लागुरी को 11,000 रुपये रिश्वत लेते आज गिरफ्तार कर लिया। वे एक लाभुक से मापी पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत ले रहे थे। रांची पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 4 क्विंटल डोडा बरामद किया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने 2 वाहन और 3 मोबाइल फोन भी जब्त की है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में जिले के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालसा के निर्देश पर पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कल डाल्टनगंज व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में BAU प्रसार शिक्षा निदेशालय और ICAR अटारी पटना के संयुक्त तत्वावधान में झारखंड में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं और अवसर विषय पर
3 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आरके मिशन के सचिव स्वामी भावेशानंद ने प्राकृतिक खेती के प्रचलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर ये ट्वीट किया और ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यहाँ एक संक्षिप्त पुस्तिका दी गई है जिसमें पिछले महीने के मन की बात एपिसोड के दिलचस्प पहलुओं को दिखाया गया है और ये किताब जो जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मन की बात एपिसोड के दिलचस्प पहलुओं को प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो दिखाया गया है और जिसमें कुछ लोगों के साथ साक्षात्कार भी शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किताब के वो पन्ने हैं जो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं और तमाम बातें इसमें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो एक संक्षिप्त पुस्तिका दी गई है जिसमें मन की बात को उजागर किया गया है और साफ तौर पर ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी किताब तमाम पहलुओं को उजागर करती है और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो पहल की गई है वो उजागर करती है और साफ तौर पर आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वोकल फॉर लोकल जो कि एक बड़ी मुहिम के तौर पर चलाया गया है वो भी यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तमाम क्षेत्रों से जुड़े, जनहित से जुड़े और तमाम जो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो प्रभावी मुद्दे हैं, उन पर हमेशा मन की बात कार्यक्रम के जरिए उनको उठाया है और उसी के मद्देनजर ये किताब जो कि संक्षिप्त पुस्तिका दी गई है और उसमें तमाम पहलू यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। हालांकि अगर इसकी पहचान समय पर कर ली जाए और समुचित इलाज कराया जाए तो इससे मुक्ति मिल सकती है। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो लसिका तंत्र में होता है, जो शरीर की संक्रमण से लड़ने में रक्षा करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संभालती है। ये कैंसर यदि जल्द इलाज न मिले तो शरीर के दूसरे अंगों में जल्द ही फैल जाता है। लिम्फोमा इलाज न मिलने पर जिगर, बोन मैरो, यहाँ तक कि फेफड़ों में भी फैल सकता है। लिम्फोमा गांठों का कैंसर है। यूजुअली हमारे शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं जो गर्दन में होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंग्वाइनल एरिया में होती हैं, पेट में होती हैं। तो उन सब का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल ग्रोथ है जो लिम्फोमा के रूप में यूजुअली प्रेजेंट होता है। बट जो जितने भी गांठें होती हैं वो जब बढ़ी जाती हैं तो इसका मतलब नहीं है वो लिम्फोमा है। यूजुअली वो रिएक्टिव भी रहती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी ये गांठें हों तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। FNAC या बायोप्सी होती है उसको टेस्ट कराइए और उससे पता चलता है वो रिएक्टिव है या लिम्फोमा है। यूजुअली कई बार रूरल एरिया में गांठें होती हैं तो लोग ATT स्टार्ट कर देते हैं, TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत है। गांठों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम उस स्टेज में लिम्फोमा डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो गांठों का बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गांठ हो गई, साथ में कई बार फीवर होता है। 40-50% केसेस में फीवर भी होता है, वेट लॉस होता है और साथ साथ रात में बहुत पसीने आते हैं, कमजोरी, वेट लॉस, एकदम फैटीग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट के साथ साथ हमें जो गांठों का FNAC या बायोप्सी जरूर करा के देख लेना चाहिए कि वो क्या है। लिम्फोमा किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बच्चों और युवाओं में अधिक देखा जाता है। 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में लिम्फोमा के काफी मामले सामने आते हैं। यूजुअली जितना जल्दी हम पकड़ पाते हैं उतने ही जल्दी हम फिर उसको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फोमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लिम्फोमा को पहले हमें देखना होता है कि वो किस टाइप का लिम्फोमा है। यूजुअली हमारे भारतवर्ष में B सेल लिम्फोमा बहुत कॉमन होते हैं जिसमें हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से टाइप का लिम्फोमा है। हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, उसका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है जितनी जल्दी हो सके हम डायग्नोस करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करें
और लिम्फोमा ओवरऑल, चाहे हॉजकिंस लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो, उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो। लिम्फोमा का इलाज कैसे किया जाएगा, ये इसके प्रकार और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। जल्द पहचान और सही इलाज करने से लिम्फोमा को ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आइए देखते हैं इतिहास के झरोखे में कितना खास है आज का दिन। आज ही के दिन साल 1898 में स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। साल 1931 में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाजसेवी, कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का उत्तर प्रदेश के कानपुर में निधन हुआ। उन्हें हिंदी भाषा के समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक संपादक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने के होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। आज ही के दिन साल 1954 में देश का पहला हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया। आज ही के दिन साल 1655 में डच खगोल शास्त्री क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने टाइटन की खोज की। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। साल 1975 में आज ही के दिन सऊदी अरब के शासक फैसल बिन अब्द अल अजीज की उनके ही भतीजे राजकुमार फैसल बिन मुसाद ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट सत्र के अंतिम दिन जमकर हंगामा, विधानसभा में उठा साहिबगंज हादसे का मामला। भाजपा विधायकों ने सरकार पर बोला सीधा हमला। सरकार ने गठित की जांच कमेटी। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। हजारीबाग सीमा सुरक्षा बल के दीक्षांत परेड में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवानों को दी बधाई। और झारखंड में करीब 10 लाख ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल से जुड़ी। दिल्ली में नीति आयोग ने 75 उद्यमशील महिलाओं को किया WTI पुरस्कार से सम्मानित।